हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, हमने 6 क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में किया, बाइलिंगुअल में। वैसे हम लोग यहाँ पे 7th क्लास की भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कवर करने जा रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, बाइलिंगुअल लेक्चर होगा, जिसमें दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और तो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 1 से। आप पूरे वीडियोस में बने रहें, सारे चैप्टर एक साथ कराऊंगा मैं आपको, अलग अलग पार्ट में कराऊंगा, फिर कंप्लीट वीडियो उनके एक साथ मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट। इसका लेक्चर शुरू करने से पहले इसी का एक पार्ट है, मैं थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये है पर्यावरण के घटक। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना, पर्यावरण के घटक यहाँ पे लिखा है, और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो क्या क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट? एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, नेचुरल, और दूसरा होता है मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड। जो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल होता है, एक होता है ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन आपको मालूम ही है, इंडिविजुअल होगा, फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजन, एजुकेशन, ये बहुत सारे यहाँ पे आ सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और यहाँ पे नेचुरल में आपको देखो क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है, एयर आती है, वाटर आता है, हाइड्रोस्फीयर। देखो जो लैंड होती है, उसको क्या बोलते हैं आपको, लिथोस्फीयर कहा जाता है, एयर को एटमॉस्फेयर और वाटर को हाइड्रोस्फीयर। इसी तरह से हिंदी में यह आता है स्थलमंडल। जो स्थल होगा उसको स्थलमंडल बोलेंगे, वायु को जलमंडल, और वायु को वायुमंडल और जल को जलमंडल कहा जाएगा। ये प्राकृतिक। और आता है एक सजीव यानी कि जैवमंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर बोला जाता है। वैसे ह्यूमन मेड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मानव निर्मित में इमारत, पार्क, पुल, ये सब चीज़ें यहाँ पे, स्मारक, उद्योग, ये सब आ जाते हैं। बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, ये सब यहाँ पे ह्यूमन मेड्स आते हैं। ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। और यानी कि हिंदी में बात करें तो पर्यावरण के घटक। अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। यानी कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। और ह्यूमन मेड में क्या क्या आ जाते हैं, जो भी मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो ह्यूमन बनाते हैं, इंसान जो बनाता है अपने रहने के लिए, इमारतें बनाता है, पार्क बनाता है, पुल बनाता है, ये सब चीज़ें क्या आ जाती है आपकी, मानव निर्मित। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिए हैं, एक जीवीय और एक अजीवीय, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक। तो जीवी क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, पेड़ पौधे और जंतु जो होते हैं उनको जीवी बोला जाता है। जो सजीव प्राणियों का संसार होता है, जिसमें भी क्या जीवन पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जीवीय। और अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। जो हमारा स्थल है वो क्या है, निर्जीव है, उसमें कोई जीवन नहीं है, तो इसलिए उसे क्या बोला जाएगा, अजीवी। ऐसे द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लैनेट्स एंड एनिमल्स। जो प्लैनेट्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बायोटिक। याद रखना इसको। और अबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लैंड वगैरह हो गया। अगला पॉइंट कहता है ये पर्यावरण। पर्यावरण कैसे बना है, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। देखो पर्यावरण शब्द किससे बना है, एक फ्रेंच वर्ड से बना है, फ्रेंच वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है आपका, एनवायरोनेर, और जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, पड़ोस। इन्वायरमेंट मतलब पड़ोस, हमारे आसपास। एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर मीनिंग नेबरहुड, इसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड यानी कि हमारा पड़ोस। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। देखो प्राकृतिक जो नेचुरल इन्वायरमेंट होगा वो कौन बनाएगा, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कौन बनाते हैं, लैंड से बनता है, वाटर से बनता है, एयर से बनता है, प्लांट से बनता है और एनिमल से बनता है। यानी कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं आपका, प्राकृतिक इन्वायरमेंट यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। आगे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ना है अब हमें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्थलमंडल के बारे में।
लास्ट लेक्चर जो हमने 6th क्लास में किया था उसमें भी हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, तो और इसको देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी आपको, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है? ये देखो आपको अर्थ दिख रही है यहाँ पे, जो इसके सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर, इसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है, यानी कि परपटी बोला जाता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर क्या होता है? जो सॉलिड क्रस्ट होती है, यानी कि हार्ड कोर होती है, हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसको क्या बोला जाता है? आपका लिथोस्फीयर, यानी कि एक क्रस्ट बोला जाता है, क्रस्ट। स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किस किस से बना होता है? इसमें रॉक होते हैं, रॉक से बना होता है, और मिनरल से बना होता है, और एक थिन लेयर, एक पतली लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की पतली लेयर से ढका हुआ होता है। चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। आगे देखते हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये कैसा होता है? ये बोलता है कि इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर द फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। तो इस तरह की स्थलाकृतियां क्या होती है? कॉन्टिनेंट में भी होती हैं, पहाड़ हो गए, आपके पठार हो गए, मैदान हो गए, और यही चीजें आपको क्या मिलती है? कह रही है कहाँ पाई जाती है? महासागरीय सतह में। आपने मोनाकी पर्वत का नाम सुना होगा, ये कहाँ है? महासागर के अंदर है। तो ये स्थलाकृति कहाँ भी बनाते हैं? महासागर के अंदर भी बनाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत होता है। देखो, स्थल मंडल में हमें क्या मिलता है? खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उसका स्रोत होता है, और हमें पशु के चरने के लिए धरास्थल भी, घास स्थल भी मिलता है, मानव को रहने के लिए बस्तियां भी मिलती हैं। यहाँ पे हम कहाँ रहते हैं? स्थल में रहते हैं ना, स्थल मंडल में रहते हैं। और कृषि के लिए हमें भूमि भी मिलती है, मानव वहाँ पे अपने काम भी कर सकता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो सोर्स फॉर मिनरल वेल्थ। तो ये क्या करता है? हमें क्या क्या मिलता है? ये एक डोमेन है लिथोस्फीयर, जो हमें प्रोवाइड करता है क्या? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए जो घास स्थल हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए जमीन मिलती है यहाँ पे हमें, और ह्यूमन सेटलमेंट, आदमी को बसने के लिए, बस्ती बनाने के लिए यहाँ पे जगह मिलती है। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अब यहाँ पे सेकंड बात करते हैं, वाटर ऑन अर्थ। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जल मंडल की, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जहाँ पे पानी होगा उसको क्या बोलेंगे? जलमंडल बोलेंगे। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। जो जल होता है, जो वाटर होता है, क्या होता है? सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पीने के लिए, हमें जीवन के लिए क्या होता है? पानी की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। तो जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंग्लिश में से देखते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर इज द referred to as hydrosphere. It comprise various sources of water and different type of water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. ये क्या होता है? essential होता है all living organisms के लिए, और ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है। रिवर की फॉर्म में हो सकता है, लेक की फॉर्म में हो सकता है, सी होते हैं, ओशंस होते हैं, अलग अलग वाटर बॉडीज यहाँ पे मिलती हैं। अब देखो, अर्थ में वाटर का क्या रेशियो है? जो सॉल्ट वाटर है, जो समुद्री जल जिसे हम बोलते हैं, सॉल्ट वाटर कितना है? सबसे ज़्यादा 97%। अगर 100% अगर वाटर को लिया जाए तो उसमें से 97% है आपका सी वाटर, यानी कि सॉल्टी वाटर, और इसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो महासागरों का जल जो हो गया वो क्या आता है? 97%।
पोलर आइस कैप्स, और 2% जो हमारा पानी है वो किस में है, अब बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो अब अवेलेबल फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 1% है। तभी क्या बोला जाता है कि पानी बचाओ पानी बचाओ। बहुत ज़्यादा स्लोगन बने हुए वाटर बचाने के लिए कि आज अगर वेस्ट करोगे तो कल पीने के लिए पानी तक नहीं बचेगा, क्योंकि इस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है ये। और ये जो 2% है ये आइस कैप्स के रूप में, जैसे हिमालय में ये सारा क्या है, जैसे हिमालय में बर्फ़ है, बर्फ़ के रूप में ये सारा वाटर है। और अवेलेबल फ्रेश वाटर हमारे पास सिर्फ 1% है। 1% में ही हमारा फ्रेश वाटर है जो पीने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसको भी अगर हम पॉल्यूटेट करेंगे, उसमें भी हम पॉल्यूशन फैलाएंगे, उसको भी हम पीने योग्य नहीं छोड़ेंगे, तो कल के दिन हम पिएंगे क्या, हम अपना जीवन यापन करेंगे कैसे? क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट लिव। और वाटर के बिना खाना अगर हम 1-2 दिन रह भी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 1 घंटे या 1 दिन नहीं रह सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम वाटर को बचाएं, सेव वाटर, जितना यूज है उतना ही हम यूज करें, अननेसेसरी उसको वेस्ट ना करें। अगला हमारे पास है क्या, वायुमंडल। वायुमंडल की बात अब हम करते हैं यहाँ पे, यानी कि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है, एक वायु की लेयर है, जिसको क्या बोला जाता है, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो ये अर्थ के चारों ओर साइड क्या है, ये और जो हवा है, जो वायुमंडल है, उसको क्या करता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको क्या करता है, यहाँ पे होल्ड किए रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जाहिर सी बात है, हवा होगी तो क्या होगा, हमें सूर्य की किरणें जो होंगी उतनी हार्मफुल नहीं लगती हैं। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित हो रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम क्या होती है, डे टू डे घटना होती है। आज मौसम अगर बारिश है तो कल धूप हो सकती है, लेकिन जो जलवायु होता है वो कई सालों का, 10, 20, 30, 40, 50 सालों का जो एक क्लाइमेट होता है, जो एक मौसम होता है, उसी को जलवायु बोला जाता है। अगर क्या हुआ, जैसे यहाँ से सूर्य है, लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर किया था, सूर्य से क्या आती है, रोशनी आती है, किरणें आती हैं। अगर ये अर्थ पे आएंगी और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ लेयर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत नेसेसरी है, क्यों, ये क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम क्या करेंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, हम पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाएंगे, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो अर्थ की हीट है, जो सन से यहाँ पे हीट आई है, ये अर्थ से बाहर नहीं जा पाएगी। जब तक सूर्य तब तक गर्मी होती है, फिर क्या होता है, अर्थ से कुछ हीट बाहर निकल जाती है, और बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको होल्ड कर देती है यहाँ पे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थ में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये हीट बाहर नहीं जा पाएगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं जो अभी होती हैं वो चीज़ बढ़ जाएगी। और क्या होगा, यहाँ पे जलवायु जो हमारी है वो जो जलवायु हमारी है वो क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मौसम चेंज होगा। मौसम चेंज होते होते अगर कई साल तक वैसा ही मौसम रहेगा तो क्या होगा, वो जलवायु को भी इफेक्ट करता है। तो जो हमारा वायुमंडल में परिवर्तन होता है, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो हीट बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग की घटना हुई। अगर ये घटनाएं बहुत साल तक चलती रहेंगी तो वो क्या करेगा, जलवायु को भी इफेक्ट कर देगा। जो भारत की जलवायु है वो कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। अगर इसमें वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाएगी, फिर इंसानों का रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो मौसम और जलवायु को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें देखते हैं, द एटमोसफियर is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. ये क्या करता है, एक एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। जो हमारा एटमोसफियर होता है, एक थिन लेयर होती है एयर की, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग फैली रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफियर अराउंड इट। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, इस एयर को क्या करता है, अर्थ के चारों ओर होल्ड करने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कोचिंग हीट ऑफ सन। ये क्या करता है, हमें हार्मफुल रेज, जो सन से हार्मफुल रेज निकलती है उससे हमें हेल्प करता है, और जो बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली गर्मी होती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। द चेंज इन द एटमोसफियर
प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये क्या करता है, अगर अर्थ में बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो वो किस किस को इफेक्ट करेगा, यहाँ पे वेदर को भी इफेक्ट करेगा और क्लाइमेट को भी, इंडिया के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करेगा। अगला देखते हैं हम लोग जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखो जैवमंडल की सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी एटमॉस्फेयर भी होगा, हाइड्रोस्फीयर भी होगा और लिथोस्फीयर भी होगा। ये तीनों जहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं, ये एरिया क्या कहलाता है आपका, जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। देखो जीवन के लिए, जीवन संसार के लिए क्या चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। जहाँ पे तीनों चीजें मिलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। मैं एक पिक्चर से आपका क्लियर करता हूँ कि बायोस्फीयर को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक पिक्चर आपको दिख रही है, ये हमारा बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर कहाँ पे है, देखो बायोस्फीयर किस किस को कवर कर रहा है, लैंड वाले एरिया को कवर कर रहा है, वाटर को कवर कर रहा है और ये लिथोस्फीयर को कवर कर रहा है। ये एयर हो गया, ये एयर, ये वाटर और ये लैंड, जहाँ पे तीनों चीजें मिलती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जीने के लिए क्या चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, जहाँ पे क्या कर सकते हैं इंसान खेती बाड़ी कर सकता है, अपने खाने के लिए सामान जुटा सकता है। तो ये वाला एरिया आपका क्या कहलाता है, आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर दे रही है आपकी, एयर होगी, वाटर हो गया और लिथोस्फीयर हो गया यानी कि लैंड हो गई। तीनों एरिया जहाँ पे एक साथ आते हैं उसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर, और यहीं पे जीवन संभव होता है। तो गाइज ये था 7th क्लास का चैप्टर 1 एनसीईआरटी का। अब हम मिलेंगे चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।